Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 8th of June 2026. तो गाइज आज है तारीख 8 जून 2026 और है मंडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे वो सारे के सारे करंट अफेयर्स इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है रोज़ाना सुबह 5:30 बजे ये सेशन आपको मिल जाता है इसी चैनल के ऊपर में। इस सीरीज़ को हम बोलते हैं नथिंग मोर नथिंग लेस। कारण यह है क्योंकि इसमें ना ही कोई अननेसेसरी चीज़ आपको मिलने वाली है और ना ही कोई काम की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लोग स्किप करेंगे। जिसके पास में टाइम की कमी है, करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना है बहुत जल्दी से सटीक तरीके से, और रिवीजन का जुगाड़ भी दिया जाता है। यानी ये जो पीडीएफ आप देख पा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा शानदार पीडीएफ है, क्योंकि भविष्य में आपने मान लो ये फर्स्ट टॉपिक है जिसको हम कवर करेंगे। रिवाइज करना है तो छोटे छोटे रिवीजन पॉइंटर, छोटे छोटे पैराग्राफ्स में आप रिवाइज कर सकते हैं। अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हो तो प्रैक्टिस क्वेश्चन हर एक आर्टिकल के रिगार्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। सब कुछ एक ही जगह पर। तो इसी बात पे मेक श्योर करें जितने भी लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर जुड़ रहे हैं चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली बेसिस पे सुबह सुबह 5:30 बजे ये सेशन आप तक पहुंच सके। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आर्टिकल नंबर 1 के साथ में। आर्टिकल नंबर 1 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन यहाँ पर हमारा पढ़ने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। आपने जगह जगह पढ़ लिया कि भाई इंडिया का 100th रामसर साइट डिक्लेयर हो चुका है जिसका नाम जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रामसर साइट्स होते क्या हैं। रामसर साइट्स के लिए एक कन्वेंशन है, रामसर कन्वेंशन। इंडिया उसका सिग्नेटरी है या नहीं है, रामसर कन्वेंशन का पर्पस क्या है, बहुत सारे फैक्ट्स हैं। सब बैकग्राउंड मिलाकर यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं इस आर्टिकल को। तो न्यूज़ तो आपके सामने यहाँ पर ये नज़र आ रही होगी। भारत के पास में टोटल 100 रामसर साइट्स हो चुके हैं करंट समय पर। जो 100th रामसर साइट है उसका नाम है जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, याद रखिएगा, जिसको हम लोग इस एक और नाम से जानते हैं। इसको सुरहा ताल भी कहा जाता है। ये कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, तो ये हमारे उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखो इस सेंचुरी के बारे में जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, माइक्रो पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए। जैसे सबसे पहली चीज़, लोकेशन इज़ उत्तर प्रदेश, सुरहा ताल भी इसको कहा जाता है। अब जो वेटलैंड है ये एक प्रकार का वेटलैंड है, याद रखिएगा। अब ये जो वेटलैंड है ना, ये एक ऑक्सबो लेक के तौर पे बना हुआ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, ये टर्म है ऑक्सबो लेक, कई बार लोगों को कन्फ्यूज़ करता है। ये जोग्राफिकल टर्म है। ये होती क्या है, चलो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। मान लो यहाँ पर एक नदी बह रही है और उस नदी में जो मियांडरिंग होती है, मियांडरिंग मतलब घुमाव। ठीक है, मान लो ये नदी बहती हुई आ रही है और नदी में यहाँ पर इस तरीके से एक घुमाव है। ठीक है, लेट सपोज हम यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। इस नदी में भाई यहाँ पर क्या हो गया, एग्जैक्टली इस वाले पोर्शन पर एक घुमाव आ गया। ठीक है, अब होता क्या है, समय के साथ साथ यहाँ पर जब ये पानी का जोर पड़ रहा है तो धीरे धीरे करके ये एरिया गहरा होता चले जाता है। ठीक है, ये एरिया गहरा होता चले जाता है। अब ये एरिया गहरा होते होते दोस्तों प्रोसेस क्या होता है कि जो पानी ऐसे घूम के जाता है इस तरीके से यहाँ से यहाँ, वो पानी फिर सीधा सीधा, क्योंकि ये एरिया गड्ढा हो गया है, बहुत गहरा हो गया है, क्योंकि पानी का बहाव इस एरिया को चीर देता है, इस भी एरिया को बहुत ज़्यादा गहरा कर देता है। तो ये नदी इस तरीके से आके एक समय बाद ऐसे मिल जाती है। तो जो पानी पहले ऐसे घूम के आ रहा था इस मियांडरिंग के अंदर में, अब वो पानी दोस्तों एज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो लेफ्ट ओवर पोर्शन बचा है, ये जो बचा कुचा यहाँ पर वाटर बचा हुआ है इस पर्टिकुलर रीजन में, इसी को ही हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक। तो सवाल यह है कि सर ये तो समझ में आ गया कि ये जिस हम सेंचुरी के बारे में बात कर रहे हैं इसका नाम है जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, और ये भी एक ऑक्सबो लेक है जो उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। इसको भारत का 100वां रामसर साइट डिक्लेयर किया गया। लेकिन क्या ये ऑक्सबो लेक है? बिल्कुल ऑक्सबो लेक है, जैसे हमने पढ़ा। कौन सी नदी पे बना हुआ है ये ऑक्सबो लेक? तो वो है दोस्तों यहाँ पर हमारा गंगा रिवर बेसिन। तो गंगा रिवर बेसिन के मिडिल स्ट्रेच में ये ऑक्सबो लेक फॉर्म हुआ है, उसी में ही यहाँ पर आपका ये पर्टिकुलर सेंचुरी देखने को मिल जाएगा। सिंपल, क्लियर हो गया। तो ओरिजिनली फॉर्म होता है फ्रॉम अ मेंडरिंग ऑफ अ गंगा रिवर, याद रखिएगा। ये ऑक्सबो लेक का टर्म भी आपको क्लियर हो चुका होगा बढ़िया तरीके से। अब ये जो जगह हम डिस्कस कर रहे हैं ये एक सेंट्रल एशियन फ्लाईअवे भी है, यानी ये वेटलैंड चिड़ियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के बीच में आता है। अगर आप एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर फोटो को देखोगे तो ये हमने सामने प्रेजेंट किया है ना। तो ये जो ग्रीन वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पूरा ग्रीन वाला रीजन, इसको बोलते हैं सेंट्रल एशियन इंडियन फ्लाईअवे। बहुत सारी इसमें जो चिड़ियाँ होती हैं, अलग अलग बर्ड्स की स्पीशीज़ ऊपर रशिया से उड़ते हुए यहाँ पर सीधा भारत आती हैं, फिर वापस से यहाँ पर रशिया भी जाती हैं। यानी उनका ये माइग्रेटरी रूट है, ये याद रखेगा। क्या है? ये एक माइग्रेटरी रूट है। तो इसी सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में ही आता है हमारा कौन सा, ये वाली बर्ड सेंचुरी जो करंट समय पर 100th रामसर साइट डिक्लेयर कर दी गई है।
अब क्योंकि बर्ड्स की स्पीशीज़ यहाँ पे आती जाती रहती हैं, तो भाई इस पूरे बर्ड सेंचुरी में एक एवीफॉनल डाइवर्सिटी पाई जाती है, यानी बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स की स्पीशीज़, बहुत सारी रेसिडेंट बर्ड्स स्पीशीज़ भी यहाँ पर हमको देखने को मिलती हैं। और केवल बर्ड्स की स्पीशीज़ नहीं, पूछ ले क्या केवल बर्ड्स की स्पीशीज़ यहाँ पर मिलती हैं, तो नहीं। तो इस सेंचुरी में दोस्तों अलग अलग मछलियों की प्रजातियाँ भी हैं, रेप्टाइल्स भी पाए जाते हैं, एम्फीबियंस भी पाए जाते हैं। दो पॉपुलर फिश के नाम है जो अक्सर न्यूज़ में रहते हैं इस पर्टिकुलर सेंचुरी से रिलेटेड। पहला है यहाँ पर जिसका नाम है वलगो अत्तू, ये याद रखिए। दूसरा है बेगेरियस बेगेरियस। पूछ ले वलगो अत्तू या बेगेरियस बेगेरियस हाल ही में न्यूज़ में है, ये क्या है? तो ये इंपॉर्टेंट फिश की स्पीशीज़ हैं, पॉपुलर फिश की स्पीशीज़ हैं, जो बेसिकली कहाँ पर पाई जाती हैं? हमारे 100वें रामसर साइट के अंदर में, जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी में। ठीक है, ये 2-3 टर्म क्लियर हुआ, फैक्ट क्लियर हो गया। अब रामसर साइट का पर्पस क्या होता है? देखो, कोई भी यहाँ पर झील है, वेटलैंड है, खतरे में है वो बहुत ज़्यादा, है ना, लग रहा है कि भाई इसको एक प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो उसको एक इंटरनेशनल पहचान दी जाती है, रिकग्निशन दिया जाता है। और वो किसके अंतर्गत दिया जाता है? इसी रामसर कन्वेंशन के अंडर में दिया जाता है। अब प्रश्न नंबर 1, ये रामसर कन्वेंशन होता क्या है? देखो, ये समय था 1971 का, जब दुनिया भर की बहुत सारे कंट्रीज़ के लीडर्स इकट्ठे हुए थे ईरान के अंदर रामसर नाम के शहर में, और सब ने मिलकर डिसाइड किया कि हमारी कंट्रीज़ में जो वेटलैंड्स हैं, जो ये झील वगैरह प्रेजेंट है, स्पेशली ये वेटलैंड्स हैं जो नेचुरल फ्लड बफर का भी काम करते हैं, बाढ़ वगैरह से बचाने का भी काम करते हैं, तो जो वेटलैंड्स बहुत खतरे में है उसको एक पहचान देने की ज़रूरत है, इंटरनेशनली उसको इंपॉर्टेंस देके उसको बचाने की ज़रूरत है, प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसी आधार पे रामसर कन्वेंशन यहाँ पर आता है, और 172 पार्टीज़ हैं जिन्होंने यहाँ पर रामसर कन्वेंशन को साइन किया और इसके सिग्नेटरी कंट्रीज़ बन गए। क्या इंडिया रामसर कन्वेंशन का हिस्सा है? बिल्कुल याद रखिएगा, इंडिया ने 1982 में ही रामसर कन्वेंशन को ज्वाइन कर लिया था। और सबसे पहले जो रामसर साइट भारत के डिक्लेयर हुए थे उसमें चिलिका लेक है उड़ीसा के अंदर में, दूसरा केलादो नेशनल पार्क है जो बेसिकली राजस्थान के अंदर में प्रेजेंट है। ठीक है, बात क्लियर हुई, रामसर कन्वेंशन के बारे में समझ में आया। अब ये कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स आपको दी गई हैं रामसर कन्वेंशन के बारे में, ये भी आपको पता होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी हैं। जैसे रामसर कन्वेंशन को हम कन्वेंशन ऑन वेटलैंड भी कहते हैं, 1971 में आया, मैंने आपको बताया। अच्छा, सबसे बड़ा रामसर साइट इन द वर्ल्ड कौन सा है? तो वो साउथ अमेरिका के अंदर में पेंटेनल रामसर साइट है, जो दुनिया की सबसे बड़ी रामसर साइट कहलाती है। अब वेटलैंड्स क्या है? हमारा कोई भी एरिया जो पानी से कवर है, सॉल्ट वाटर हो, फ्रेश वाटर हो, उससे कवर हो, सीजनली या परमानेंटली, उसको हम लोग वेटलैंड के तौर पे एक टैग देते हैं। ठीक है, और वर्ल्ड वेटलैंड डे भी हम लोग हर साल ऑब्जर्व करते हैं 2 फरवरी को। अब इंडिया और रामसर साइट का एक पूरा अब एक रिलेशन देखोगे तो आज भारत के अंदर में टोटल 85 नहीं तो टोटल हमारे पास में 100 रामसर साइट्स हो चुकी हैं। कितनी? टोटल 100 रामसर साइट भारत में है। सबसे बड़ी रामसर साइट भारत की है सुंदरबन, वेस्ट बंगाल वाली। सबसे छोटी रामसर साइट आपको मिलेगी तमिलनाडु के अंदर, वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। फिर सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स, मतलब मैक्सिमम नंबर, आपको तमिलनाडु में देखने को मिल जाते हैं। और सबसे पॉपुलर रामसर साइट्स आपको मिल जाएंगी केलादेव नेशनल पार्क और लोकटक, क्योंकि केलादेव और नेशनल पार्क और लोकटक मणिपुर में है, केलादेव राजस्थान में। इन दोनों को मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के अंदर भी कवर किया गया है। ये जो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड है, स्विट्जरलैंड के अंदर जगह है मॉन्ट्रियक्स, वहाँ पे अडॉप्ट किया गया था 1990 में। अब देखो, रामसर साइट और मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड दोनों डिफरेंट चीज़ हैं, अलग अलग है। लेकिन मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के अंदर भी हम लोग क्या करते हैं? रामसर साइट्स को आइडेंटिफाई करते हैं जिनको प्रायोरिटी बेसिस पे कंजर्वेशन अटेंशन की ज़रूरत है एट नेशनल और द इंटरनेशनल लेवल। दैट मीन्स ऊपर तो हम लोग भाई वो नहीं वेटलैंड के ऊपर में फोकस कर रहे हैं जिनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, लेकिन उन वेटलैंड्स में से भी कौन सा वेटलैंड ऐसा है जिसको सबसे पहले अटेंशन देने की ज़रूरत है, उनको मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में कवर किया जाता है। तो देयर आर 2 वेटलैंड्स ऑफ इंडिया जो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में प्रेजेंट हैं। सबसे पहले केलादो नेशनल पार्क विच इज़ प्रेजेंट इन राजस्थान, एंड देन सेकंड वन इज लोकटक लेक विच इज़ प्रेजेंट इन मणिपुर। ठीक है, अब लोकटक के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है, तो ठीक है, ये क्लियर हो गया। भारत के 100 रामसर साइट्स के बारे में डिटेल्स आपको पता चला, यानी 100th वाला। उसके बाद रामसर कन्वेंशंस क्या होते हैं, साइट्स क्या होती हैं, ये सब कुछ हमने कवर किया। ऑक्सबो लेक क्या होती हैं, वो टर्म आपको समझ में आया। अब कुछ भी रिवाइज करना है भविष्य में तो आप बहुत ईजिली रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम दीज इंपॉर्टेंट नोट्स। ठीक है, सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। चलिए भाई, आगे आते हैं। अब छोटा सा एक क्वेश्चन है आपके सामने, जरा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो और फटाफट यहाँ पर इसका आंसर लिख दो नीचे कॉमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 1, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ये जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी को हम लोग सुरहा ताल भी कहते हैं। सेकंड, ये एक नेचुरल पेरेनियल ऑक्सबो लेक है। थर्ड, ये एक इंपॉर्टेंट साइट है जो बेसिकली सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के अंडर में आती है।
तो बताएं तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली, बी 2 एंड 3 ओनली, सी 1 एंड 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल पर। लेकिन अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले दोस्तों मेक श्योर करना वीडियो पे लाइक का बटन है, प्लीज़ आप लोग प्रेस कर सकते हैं। एक छोटा सा टारगेट है 2000 लाइक्स तक का पहुंचाने का, आप सभी लोग मिलकर यहाँ पर उस 2000 लाइक्स के टारगेट को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए अगली न्यूज़ पे हम लोग आ रहे थे, तो अगला न्यूज़ आर्टिकल है हमारा जहां पे हम बात कर रहे हैं E85 फ्यूल के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। E85 फ्यूल बेसिकली इंडिया के अंदर में लॉन्च हो चुका है, स्पेशली फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स के लिए। तो इस आर्टिकल में दो चीज़ें हैं जो आपने पढ़नी है। एक तो E85 फ्यूल क्या होता है, इसका RON स्पेशली पढ़ लेना, जिसको रिसर्च ऑन ऑक्टेन नंबर कहते हैं। और उसके बाद फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स क्या होते हैं ये थोड़ा सा पढ़ लेना। कोई बात नहीं, पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। अब देखो न्यूज़ यहाँ पर क्या निकल कर आती है, आपके सामने प्रेजेंट है। न्यूज़ के अंदर में मेंशन किया जाता है कि भाई हाल ही में जो हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैं हरदीप सिंह पुरी जी, इन्होंने E85 फ्यूल को लॉन्च कर दिया है इंडियन ऑयल रिटेल आउटलेट न्यू दिल्ली के अंदर में। और ये जो इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है या जो E85 फ्यूल लॉन्च हुआ है, ये केवल फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स को ही सपोर्ट करेगा और फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स इससे ज़्यादा प्रमोट होंगे। लोग फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स की तरफ ज़्यादा झुकते हुए नजर आएंगे। तो ये बात यहाँ पर बोली जा रही है। अब मैं आपको समझाऊंगा, सो डोंट वरी। पहले हमें एक छोटा सा टर्म समझना होगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज E85। हम लोग बात कर रहे हैं पेट्रोल के अंदर इथेनॉल को मिलाने की, हम लोग बात कर रहे हैं डीजल के अंदर में आइसोब्यूटेनॉल को मिलाने की। अभी कुछ दिन पहले पढ़ाया है मैंने आइसोब्यूटेनॉल के बारे में। वैसे आपको पता होगा पेट्रोल के अंदर में इथेनॉल मिलाने की। ये इथेनॉल वगैरह बन कैसे रहा है, जो हमारा शुगर केन गन्ना वगैरह है, इसमें फर्मेंटेशन के प्रोसेस के माध्यम से हम इथेनॉल को बनाते हैं और फिर उस इथेनॉल को पेट्रोल में ब्लेंड करते हैं। क्यों आखिरकार? क्योंकि दोस्तों आज जो भारत है वो 88% निर्भर है अलग अलग कंट्रीज़ के ऊपर में, जहां से हम लोग इस कच्चे तेल को मंगाते हैं, क्रूड ऑयल को मंगाते हैं, रिफाइन करके पेट्रोल और डीजल की ज़रूरत अपने देश में पूरा करते हैं। प्रॉब्लम यह है देश की आबादी बहुत ज़्यादा है, 140 करोड़ से ज़्यादा की आबादी, उनकी ज़रूरत पूरा कर रहे हैं इंपोर्ट करके मेनली। तो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना यहाँ पर पेट्रोल के ऊपर में निर्भरता को कम किया जाए। और निर्भरता कम करने के लिए एक यहाँ पर सोच आती है कि क्यों ना, पहले तो डायरेक्टली तो ये काम हो नहीं सकता, तो क्यों ना इसमें इथेनॉल को मिलाया जाए। गन्ने से मिलने वाला या गन्ने को फर्मेंट करने के बाद यहाँ पर जो हमको फ्यूल मिल रहा है, इसको हम लोग पेट्रोल में ब्लेंड कर देंगे। तो जहाँ पहले फॉर एग्जाम्पल जैसा अभी E85 फ्यूल की बात हो रही है, तो जहाँ पहले 100% हमें सीधा सीधा पेट्रोल इंपोर्ट करना पड़ रहा था, अब केवल इसमें से 15% इंपोर्ट करेंगे, बाकी 85% इसमें क्या मिला देंगे, इथेनॉल मिला देंगे। तो 80 to 85% इथेनॉल एंड 14 to 19% पेट्रोल। तो पेट्रोल की खपत कम हो गई नहीं हो गई? अब इथेनॉल अपने देश में ही बना रहे हैं, पेट्रोल बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इंपोर्ट डिपेंडेंस यहां पर कम हो जाएगा। लेकिन ये जो हाई इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल है, ये याद रखिए फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स के अंदर में यूज किया जाएगा, क्योंकि अभी ऐसा व्हीकल है नहीं जो कोई सा भी E85 फ्यूल को सपोर्ट कर ले। वो केवल फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स ही हैं जिनको इस तरीके से बनाया जा रहा है, जो स्पेशली इथेनॉल पेट्रोल वाला ब्लेंडेड फ्यूल को यहां पर एक्सेप्ट कर सकें। पर्पस क्या है इसमें? पर्पस मेन यही है, इससे इथेनॉल बेस्ड मोबिलिटी प्रमोट होगी, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल का एडॉप्शन यहाँ पर बढ़ना शुरू हो जाएगा, लोग इसको ज़्यादा परचेज करेंगे, क्योंकि इससे थोड़ा सा पेट्रोल के प्राइसेस भी रेगुलेट हो सकेंगे, क्योंकि बाहर से आ रहा है तो वो महंगा है। इंडिया में ही जब यहाँ पर बनाएंगे तो उसकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी। फॉसिल फ्यूल के ऊपर में डिपेंडेंस कम हो जाएगा, क्योंकि ये क्रूड ऑयल वगैरह है, ये बहुत ज़्यादा प्रदूषण कर रहा है। ठीक है, इसको रिफाइन करने में भी बहुत सारे प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब हमारे पास में क्या चाहिए, हमें फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल चाहिए होंगे। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल कौन से वाहन हैं? ये वो गाड़ियां हैं जो दोनों ही चीज़ों पे काम कर सकती हैं। अगर पेट्रोल पे चलाना चाहो तो पेट्रोल पे वर्क कर सकती हैं, या पेट्रोल और इथेनॉल का मिक्सचर पे चलाना चाहो तो उसके मिक्सचर पे भी ये काम कर सकती हैं। दैट मीन्स इनकी जो फ्यूल कंपैटिबिलिटी है वो E20, E30, E50, E85, E100 किसी पे भी रन कर पाएगी। तो एक समय हमारा टारगेट है कि हम लोग चाहते हैं धीरे धीरे करके प्योर तरीके से इथेनॉल के ऊपर में अपनी गाड़ियों को, अपने व्हीकल को रन करवाएं। तो अभी टारगेट E85 का है, और E85 फ्यूल को रिसेंटली लॉन्च भी किया गया है, जिस वजह से ये न्यूज़ कवर किया जा रहा है। आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल चुकी है कि E85 एग्जैक्टली क्या है, एंड देन E85 ब्लेंडिंग वाला जो फीचर है एंड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स क्या होते हैं, वो भी बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा। अब प्रश्न आता है E85 फ्यूल के मेन एग्जैक्टली बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहला बेनिफिट है दोस्तों, कंज्यूमर के लिए कॉस्टिंग इसकी कम हो जाएगी।
क्योंकि देश में खुद से बना रहे होंगे, प्रदूषण कम हो रहा होगा, क्योंकि ये जब इथेनॉल वाला ब्लेंडेड फ्यूल जलता है, जैसे पेट्रोल जलता है तो प्रदूषण ज़्यादा होता है, डीजल जलता है तो भी प्रदूषण ज़्यादा होता है, लेकिन ये E85 फ्यूल जब जलेगा तो इससे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम होंगे, ये कम प्रदूषण करेगा। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर में आती है दोस्तों, वो उसको बोलते हैं RON, इसको बोलते हैं रिसर्च ऑक्टेन नंबर। ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही व्हीकल के इंजन के लिए बढ़िया होगा। कोई भी फ्यूल जिसका RON ज़्यादा होगा वो व्हीकल के इंजन को ज़्यादा एफिशिएंट बनाएगा, ज़्यादा बढ़िया तरीके से वो इंजन का परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेगा, इंजन बढ़िया तरीके से फ्यूल को जलाएगा। तो ये जो इथेनॉल वाला E85 फ्यूल है, इसका जो RON है, रिसर्च ऑक्टेन नंबर, वो 108 के आसपास है, जबकि पेट्रोल का 91, 95 ऐसा ही होता है, प्रीमियम पेट्रोल वगैरह का ये होता है RON नंबर। तो याद रखिएगा, RON नंबर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा हमारे इंजन के लिए। ठीक है, अब एक छोटा सा प्रश्न है हाथवा, ज़रा इसको सॉल्व करो, मुझे बताना इसका आंसर क्या होगा। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स आर डिजाइन टू रन ऑन अ ब्लेंड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल को जो हम बना रहे हैं अभी, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसको हम किस पे रन करेंगे? गैसोलीन और डीजल पर, गैसोलीन और इथेनॉल पर, डीजल एंड बायोडीजल पर, या इथेनॉल और मेथनॉल पर? ज़रा बताओ। अब वापस से आते हैं, अब ये हम समझ ही चुके हैं भाई E85 फ्यूल के बेनिफिट्स क्या होंगे, एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, एग्रीकल्चरल बेनिफिट्स, इकोनॉमिक बेनिफिट्स, सब कुछ हमने डिस्कस किया। ऑक्टेन नंबर के बारे में आपको बता ही दिया है। हायर रिसर्च ऑक्टेन नंबर मतलब होता है इंजन परफॉर्मेंस का ज़्यादा बेटर तरीके से वर्क करना। अब कुछ भी रिवाइज करना है तो आप बहुत इजीली रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम दीज इंपॉर्टेंट रिविजन पॉइंटर्स। E85 फ्यूल के बारे में समझाया, किस में यूज़ होता है, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स क्या होते हैं, ये सब कुछ हम लोगों ने एग्जैक्टली कवर कर लिया है। चलिए अब एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके सामने, जरा इस प्रश्न का उत्तर दो नीचे कमेंट सेक्शन में फटाफट। क्वेश्चन कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग E85 फ्यूल। आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, E85 फ्यूल के अंदर में 80 to 85% इथेनॉल होता है। सेकंड, इसको डिजाइन किया गया है प्राइमरीली फॉर फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स। तीसरा, जो इथेनॉल यूज होता है E85 के अंदर में, इसका जो रिसर्च ऑक्टेन नंबर है वो पेट्रोल से लो होता है, कम होता है। तो बताओ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन A 1 and 2 ओनली, B 2 and 3 ओनली, C 1 ओनली, या फिर D तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हैं। चलिए आंसर दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। तब तक आते हैं थर्ड आर्टिकल पर आज के। अगला आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, बात करता है फोरामिनीफेरा के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट, साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से भी काम का है। लेकिन ये न्यूज़ में क्यों कवर किया जा रहा है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। ये आपके PIB में पब्लिश हुआ है। हाल ही में जो हमारे साइंटिस्ट हैं, अगरखर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के, उन्होंने फोरामिनीफेरा की एक नई स्पीशी को डिस्कवर किया है और उसको एक नाम दिया है। नाम क्या दिया गया एग्जैक्टली? पोट्राकोमिया बैरेटेंसिस, ये कुछ यहाँ पर नाम दिया गया है, बट ये क्या है? एक प्रकार का फोरामिनीफेरा है। तो आपने बस खाली मोटा मोटा समझना है फोरामिनीफेरा क्या होता है। ये दिखने में ऐसा होता है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये शेल का स्ट्रक्चर है, और इस शेल पे बहुत सारे छोटे छोटे होल यानी छेद दिखाई दे रहे होंगे। ये समुद्र के नीचे, समुद्र का जो फ्लोर होता है ना, तट वाला हिस्सा, वहाँ पर पाए जाते हैं ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिजम्स हैं फोरामिनीफेरा। इसकी नई स्पीशी डिस्कवर की गई है, उस स्पीशी को नाम भारतेंसिस दिया गया है, ये याद रखिएगा। अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि फोरामिनीफेरा एग्जैक्टली होता क्या है। तो याद रखिएगा भाई, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। क्या होता है? सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म। जैसे ऑर्गेनिजम्स में हमारे बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, बेसिकली यहाँ पर ये क्या है? ये प्रोटोजोआ है। तो सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म एग्जैक्टली ये प्रोटोजोन्स होते हैं, मैरीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं, और ये ओशन में पिछले 500 सालों से ज़्यादा से प्रेजेंट है, 500 मिलियन ईयर से ज़्यादा। अब इनके ऊपर में रिसर्च करना मतलब हम ओशन की बहुत सारे डिटेल्स के ऊपर में स्टडी कर सकते हैं। तो इनको फोरामिनीफेरा कहा जाता है। ये जो नाम है आया है फोरमन से। फोरमन का मतलब होता है विंडो। क्यों? क्योंकि इनके शेल के ऊपर में बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी ओपनिंग्स होती हैं, जैसे मैंने आपको फोटो में दिखाया है, बहुत सारे छोटे छोटे होल्स दिखाई देंगे इनके पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर में। ठीक है, तो वहीं से वर्ड लेकर फोरामेन वर्ड इनको दिया गया। हालांकि इनका जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। जनरली बताया जाता है जो रेत का दाना होता है, सैंड ग्रेन साइज़, लगभग 50 माइक्रोमीटर से 500 माइक्रोमीटर तक का साइज़ होगा। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? हमारे समुद्र के अंदर में, या कोस्टल वाटर्स में, या एस्टुअरीज के अंदर में पाए जाते हैं। ठीक है, अब ध्यान में रखिएगा, 2 प्रकार के फोरामिनीफेरा होते हैं। एक होते हैं प्लैंक्टोनिक फोरामिनीफेरा और दूसरे होते हैं बेंथिक फोरामिनीफेरा। प्लैंक्टोनिक जो होते हैं, बेसिकली यहाँ पर याद रखिएगा कि ये ना, तो यहाँ पर हमको ये एग्जैक्टली क्लियर हो गया। प्लैंक्टोनिक फोरामिनीफेरा याद रखिएगा, ये तैरते हैं वाटर कॉलम पे, और जो बेंथिक फोरामिनीफेरा होते हैं ये सी फ्लोर पर पाए जाते हैं, यानी कि समुद्र के नीचे तट पर यहाँ पर पाए जाते हैं।
ठीक है, क्लैरिटी मिल गई। कुछ भी रिवाइज करना हो तो ये छोटे छोटे रिवीजन पॉइंटर्स दिए गए हैं आपको बहुत ईजिली सब कुछ रिवाइज करने के लिए। फोरामिनीफेरा क्या है ना, कहाँ पे पाए जाते हैं, नई स्पीशी डिस्कवर की गई है, पता होना चाहिए। अच्छा, इन पूछा जाए कि इन फोरामिनीफेरा की डाइट क्या होती है, क्या खाते हैं, तो डेटेरियस, डायटम्स, बैक्टीरिया, एल्गाई, इनको यहाँ पर ये खाते हैं अपने डाइट के तौर पे। चलिए, अब एक छोटा सा प्रश्न है, फटाफट यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है फोरामिनीफेरा आर बेस्ट नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। फोरामिनीफेरा किस चीज के लिए जाना जाता है? सेगमेंटेड बॉडी एंड जॉइंटेड अपेंडेजेस के लिए, सिलेशियस फ्रस्ट्यूल्स एंड फोटोसिंथेसिस के लिए, शेल्स टेस्ट विद टाइनी ओपनिंग्स कॉल्ड फोरामेन। ठीक है, यानी कि कुछ टाइनी ओपनिंग्स के साथ में जो शेल्स होते हैं जिसको हम फोरामेन कहते हैं, वो होता है फोरामिनीफेरा। या फिर जिसमें प्रेजेंस ऑफ अ नोटोकॉर्ड थ्रू आउट लाइफ, इसको फोरामिनीफेरा कहा जाता है। क्या है एग्जैक्टली आंसर, जरा बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपका जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पर्पज से। आर्टिकल बात करता है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स इन इंडिया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में STPI कहते हैं। तो हुआ क्या है, न्यूज़ क्या है, हाल ही में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, इस पर्टिकुलर बॉडी ने ऑर्गेनाइज किया एक बहुत बड़ा टेक समिट 2026 का। ठीक है, और अभी टेक समिट जब होता है तो इसका 35वां फाउंडेशन डे भी था, नहीं पूरे 35 साल हो चुके हैं इसको बने हुए। दैट इज़ वाई यहाँ पर ये टॉपिक और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क्स ऑफ इंडिया है क्या, क्योंकि ये भी टॉपिक PIB से मैंने उठाया हुआ है, तो याद रखिएगा PIB में प्रेजेंट है, आर्टिकल का इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो ये जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क ऑफ इंडिया है, इसको बनाया गया था 1991 में। और मंत्रालय याद रखिएगा, मंत्रालय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो ये मत सोचना साइंस एंड टेक के अंदर में आता है। यहाँ पर ये बॉडी आती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली है, लेकिन आती मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में। यही है कंफ्यूजिंग चीज़, जहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूज करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अब प्रश्न है मेन ऑब्जेक्टिव। तो इस STPI का मेन काम है सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स करना भारत से जो सॉफ्टवेयर आज के समय पर काम कर रहे हैं हमारी मल्टीपल कंपनीज के लिए, वो सॉफ्टवेयर बनाकर एक्सपोर्ट करना, IT सेक्टर की ग्रोथ को सपोर्ट करना, टेक्नोलॉजिकल एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना, नए नए आविष्कार करना, ये मेन पर्पज है STPI का। लेकिन पहला जो मेन पर्पज है वो है सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना, ज़्यादा से ज़्यादा हम सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर सके इंटरनेशनल मार्केट में, ये मेन पर्पज है। फिर यही STPI क्या करता है, आज बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्कीम्स को लागू भी करता है। जैसे पहली स्कीम है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्कीम। पूछ ले कि भाई बताओ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्कीम को इंप्लीमेंट कौन करता है, तो STPI करता है। इसका भी, इस स्कीम का ही मेन पर्पज़ है सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स को यहाँ पर बढ़ाना अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर में। फिर दूसरी स्कीम आती है इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजिक पार्क स्कीम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में EHTP बोला गया है। तो इसका भी मेन पर्पस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर को प्रमोट करना, इसकी मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना, फिर एक्सपोर्ट को प्रमोट करना। तो जो EHTP है ये मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट दोनों को प्रमोट करता है। जो ये STP स्कीम है ये केवल सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करती है। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब ये STPI नाम की बॉडी जो हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया है, इसका मेन पर्पस क्या है? ये मेन पर्पस देता है इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट को, प्लग एंड प्ले ऑफिसेस, हाई क्वालिटी का IT इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स, कैपिटल गुड्स इंपोर्ट्स, है ना, कंपनीज़ की हेल्प करता है कि कंपनीज़ यहाँ पर एक्सपोर्ट रेगुलेशंस के साथ में मिलकर काम कर सकें। तो ये मेन पर्पज़ है। ओवरऑल यहाँ पर भारत के IT सेक्टर के ग्रोथ के लिए यहाँ पर काम करता है STPI। बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, आज देख पाओगे IT कंपनीज़ के अंदर में कितने सारे लोग काम करते हैं, स्पेशली अलग अलग डिफरेंट कंपनीज़ के लिए, है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आप लोग यहाँ पर देख पाते हो। तो वो सब यहाँ पर STPI ही चलाता है। तो ठीक है, क्लियर हो गया। ये रहे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट डेटा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस 2-3 बातें यहाँ पर याद रखनी है, क्योंकि PIB से उठाया है यार, तो मुझे इंपॉर्टेंट लगा कि STPI को 1991 में बनाया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, 1991 में बहुत सारे काम हुए थे, उससे लिंक कर लेना थोड़ा सा। जैसे आप LPG के बारे में बात करते हैं तो उसमें एक STPI भी ऐड कर लेना कि हाँ भाई STPI इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, फिर वैसे यहाँ पर क्या है, ये बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में आती है, ये याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, तो ये हमारी जो मंत्रालय है, और मैंने आपको यहीं पर एग्जैक्टली बताया है 2 मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और दूसरा ये ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप की है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली ऑर्गेनाइजेशन है। ये SNT वाली बात यहाँ पर लिखी नहीं है, बट इसको लिख लेना, इंपॉर्टेंट है ये। इसका मेन काम क्या है STPI का, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स को यहाँ पे प्रमोट करना। चलिए अब एक छोटा सा प्रश्न है, अरे प्रश्न क्या है यहाँ पर, प्रश्न के सारी डिटेल्स प्रेजेंट है, चलो फिर भी देखते हैं, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया।
जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया है, इसको लेकर 3 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, एसटीपीआई को बनाया गया था 1991 में। ये बॉडी काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना फ्रॉम इंडिया। तो बताएं कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर है 1 एंड 2 ओनली, बी 2 एंड 3 ओनली, सी 1 एंड 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है। तो ये था दोस्तों आज का सेशन हमारा। आई होप आपको सब कुछ बढ़िया तरीके से क्लियर हो चुका है। आज मैंने हर एक आर्टिकल के बाद ही छोटे छोटे क्वेश्चन लगा दिए हैं। आई होप आप उनको अटेम्प्ट करेंगे। अपना स्कोर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना, कितने क्वेश्चन आपने सही किए, कितने गलत किए। सर पता कैसे चलेगा, पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा? तो पीडीएफ के लिए आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। ठीक है, 83,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और वहीं पे इन पीडीएफ में आंसर्स मिल जाएंगे। आंसर्स को मैच करना, रीचेक करना, देन उसके बाद में अपना स्कोर लिखना कि मैंने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने गलत करें। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।